हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च के साथ हमने ये बनाए हैं। और इवन क्या इन क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, उनको बड़ी आसानी से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करें, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब आज़ाद होते हैं 1947 में, ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर जब जाते हैं, उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके का था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है आपके एग्जाम में। सो हमें पता है उस समय जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो हमें देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं की गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था एग्रीकल्चर को, और जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन हो गई थी। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओल्ड एंड आउटडेटेड मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी पुराने तरीकों से हम क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफी कम था। ठीक है। फार्मिंग वाज यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर में बहुत ही पुराने तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद आता है देयर वाज अ इनसफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स है, मेन्योर्स है, मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या प्रोडक्शन काफी कम होता था और फार्मर की पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हुई थी। अब क्या एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और इरिगेशन की कोई भी सुविधा उसमें नहीं थी। दो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, वर दे एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज किया, हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया, सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। क्या उसके अलावा भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था? तो देखने को मिलता है हाँ, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय लक हमें मिल गया था। उन्होंने जानबूझ के इंडिया को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाया, बट बाय लक हमें कुछ फायदे मिले। पहला मिला है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे रेलवे इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है। तो रेलवे के इंट्रोडक्शन से एक जगह से दूसरी जगह सामान बड़ी आसानी से पहुंच गया, और रेलवे यातायात का भी एक बड़ा साधन बनकर उभरा। दूसरा आपको मिलता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है किस तरीके से शासन व्यवस्था को बनाया जाएगा एक देश के अंदर, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, किस तरीके से पुलिस काम करेगी, किस तरीके से पंचायती राज काम करेंगे, इन सबको किस तरीके से हैंडल करना ही कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढांचा ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, उसके बाद हम इसमें चेंजेस करते हैं और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा निकल के आता है ग्रोथ ऑफ मॉनिटरी सिस्टम। पहले क्या करते थे, हम सामान के बदले सामान खरीदा करते थे, अब क्या सामान पैसों से खरीदा जाएगा, जो लेन देन काफी आसान हो गया है। ठीक है। फोर्थ आपके सामने आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब क्या हम अब सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन की नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या आगे बढ़ना है। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आपको ग्रोथ करनी होती है, और एक स्किल्ड लेबर की आपको आने वाले समय में ज़रूरत है। ठीक है। सबको रोजगार चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम में आप चेंजेस करोगे। तो हमने एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करे हैं। फिर क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज अब किस तरीके से सोच रहे हैं कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है। ठीक है। अभी भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। अब उसके बाद देखने को मिलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल लॉज एंड कोर्ट्स। अब जुडिशरी को क्या करना है, आपको स्ट्रांग करना है, सभी लोगों तक न्याय की उपलब्धता को पहुंचाना है, ताकि सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले। जब फंडामेंटल राइट्स होंगे इनके पास, तो कोई भी उनके फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं करेगा। तो सिविल कोर्ट्स बनाए हैं आपने, उनको फंडामेंटल राइट दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं। ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करा है। उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना, हरित क्रांति क्या थी? ठीक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो हरित क्रांति हम जानते थे। हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण ये था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम था, लोग फूड शॉर्टेजेस में थे, समाज में खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इस चीज़ को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, खाद्य पदार्थों को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में 1916 में क्या करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों के पास फूड ज़्यादा मात्रा में आता है, और वो माल नरिश्ड होते हैं पहले बहुत ज़्यादा, उनको खाने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से वो बीमार होते हैं, और डिफरेंट डिजीज उनको हो जाती हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि सबको भोजन मिल सके भरपेट, और HYV सीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। ठीक है। और उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, इरीगेशन है, इन सबको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। फर्टिलाइजर्स देते हो, मिन्योर्स देते हो, पेस्टिसाइड्स देते हो, इरीगेशन की सुविधाओं को आप ठीक करते हो, और HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन फूड
प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए लाया गया था, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब आता है वर्ड इज मीन फॉर सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ रिलायंस एक्चुअली में है क्या। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स दैट द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस, मतलब आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करोगे, खुद आत्मनिर्भर बनोगे। सेल्फ रिलायंस मीन्स दैट द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस, आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करोगे, खुद सेल्फ रिलायंट बनोगे ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन फॉर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप किसी के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं करोगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। अब क्या है 5 ईयर प्लान्स में एक तरीके से जो इकोनॉमी वो स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान द जीडीपी ग्रोथ हैज कंटिन्यू टू रेदर स्लो। अब क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग बढ़ रही है, पर उस पेस के साथ नहीं बढ़ रही जिस पेस के साथ बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गोल सेट किया कि हम 4% से बढ़ना चाहते हैं, पर आप बढ़ रहे हो सिर्फ 2% या 2.5% से, जो कमी रह गई है वो किसकी वजह से कमी रह गई है, उस कमी को देखते हैं। हाँ ये बात ठीक है, ट्रू, जीडीपी ग्रोथ है रिमेन स्लो, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो स्लो है, क्यों है, डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पब्लिक, एक तरीके से क्या कर रहे हो, लिक्विडिटी दे रहे हो लोगों को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। Significant rise in public investment during the 5 year plan in India. The primary reason is bulk of the public investment has gone into the such area the production where the capital output ratio very high. अब क्या है, ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, so that the output per unit of has been remain slow, इसकी वजह से वो काफ़ी स्लो रहा है। अब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा टैक्स आएगा तो लोगों के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो लोगों पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो करेगा और लोग ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएंगे। सो इट इज ट्रू दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी, द एपिसेंटर ऑफ द ग्रोथ शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, दिस इज बिकॉज द स्प्रेड ऑफ द ग्रोथ रिक्वायर्स स्प्रेड ऑफ द डिमांड पोटेंशियल इज हाई इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल। अब क्या है, एग्रीकल्चर के मुकाबले इंडस्ट्रीज में ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसी वजह से इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देने के लिए, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने के लिए हम इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या बनता है, आपका प्राइमरी गुड्स बनते हो, प्राइमरी गुड्स को आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पर आवश्यकता है। बिकॉज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ शोज हायर इनकम इन इलास्टिसिटी, एक तरीके से यहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है, डिमांड दैट एग्रीकल्चर गुड्स के मुकाबले यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और आगे बढ़ने के चांसेस भी आपके ज़्यादा होते हैं। अब आता है व्हाट इज अ क्रिटिकल व्यू ऑफ नैप। अब नैप क्या होता है ये आपको समझना है, व्हाट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ नैप। अब देखो 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स तो हमें पता है, ठीक है, और उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या थे, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे ध्यान से, उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट भी उसके हम ध्यान से देखने वाले हैं। द क्रिटिकल रिव्यू ऑफ नैप इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉजिटिव एज वेल द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटिव 1991 में जो रिफॉर्म्स की गए उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। द पॉजिटिव इंपैक्ट इज एविडेंट इन टर्म्स ऑफ द सब्सटेंशियल राइज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हो गई थी एंड इंडिकेटेड बाय द सब्सटेंशियल राइज इन द जीडीपी, और जीडीपी काफी आगे बढ़ रही थी आपकी। द नेगेटिव इंपैक्ट इज, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इज एन एविडेंट इन टर्म्स ऑफ द सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। सेक्टोरल इम्बैलेंसेस का मतलब है कोई सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, किसी सेक्टर में कम ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम हो रही है, इंडस्ट्रीज के ऊपर आपने ज्यादा फोकस कर दिया है, तो डिसबैलेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। सारे के सारे सेक्टर्स को आपको एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, और आपको इकोनॉमिक पावर बनना है, ठीक है। सेक्टोरल इम्बैलेंस इज हैवन अकर ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट एन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज सफर इन द नेग्लेक्ट व्हाइल द इंडस्ट्रियल एंड देन टर्शियरी सेक्टर हैविंग द मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर डाउनफॉल कर रहा था और इंडस्ट्रियल और टर्शियरी सेक्टर काफी मोमेंटम गेन किया था, मतलब वो काफी हाई स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है प्रोसेस हैव बीन कंफर्म्ड एज एन अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर हैज एन अकर ओनिंग टू द रैपिड कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय द मल्टीपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मतलब क्या है, जो इंडस्ट्रीज कहाँ लगती है, आपके अर्बन एरियाज में लगती है, तो देखने को मिलता है जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन एरियाज में हो रहा है, और जो गाँव में रह रहे हैं उनका जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इतने आगे नहीं बढ़ रहा है, तो गाँव के लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर नहीं मिल पा रही है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे ये देखने
देखने को मिला है कि इकोनॉमी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आपने बहुत फोकस किया है, टर्सरी सेक्टर में आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, पर एग्रीकल्चर में उतना फोकस नहीं किया। इस वजह से जो एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं उनके पास वो साधन नहीं मिल पाए, वो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाई, आगे बढ़ने के लिए जो उनको साधन चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं 1991 के जो रिफॉर्म हमने किए थे। यही था आपका नैप। अब आता है आपका स्किल फॉर्मेशन फैसिलिटेट एंड कन्वर्जन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्किल होगी लोगों के पास तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट के साधन होंगे, ठीक है, ज्यादा वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन सकते हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल बन सकते हैं और ज्यादा सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सिनेरियो इसको भी देखेंगे। ट्रू, बिकॉज स्किल फॉर्मेशन इंप्रूव द स्टेट ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो स्टेट की पार्टिसिपेशन, स्टेट में आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। देखो आजकल हम क्या चला रहे हैं, स्किल इंडिया, डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों को स्किल दे रहे हैं। अब लोगों के पास जब स्किल होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को गेन कर पाएंगे। अब अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा गेन कर पाओगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट के साधन ज्यादा होंगे। और सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये होता है कि लोगों तक एम्प्लॉयमेंट को पहुंचाना। तो स्किल एक तरीके से हेल्प करती है आपको जॉब को गेन करने में, ठीक है। तो हाइयर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, फास्टर इन कन्वर्जन ऑफ द ग्रोथ इनटू द डेवलपमेंट व्हेन द फ्रूट ग्रोथ एज एन शेयर्ड बाय द लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को आप एक फ्रूट दे सकते हो। किस चीज का फ्रूट, जॉब का। और एक तरीके से जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ हैज एन वीमेंस हेल्थ बिकेम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। मतलब जो फीमेल्स है उनकी जो हेल्थ है वो किस तरीके से मैटर करती है, ठीक है। तो वीमेन हेल्थ इन इंडिया बिकेम अ मैटर ऑफ एन ग्रेट कंसर्न बिकॉज मोर देन 50% ऑफ द वीमेन इन इंडिया इन द एज ऑफ 15 और 49। मतलब 50% से ज्यादा महिलाएं 15 से 49 वर्ष की हैं, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम द न्यूट्रिशन ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। और फीमेल फ्यूटिसाइड आपने सुना होगा, ये होता है। इधर कॉमन प्रैक्टिस कॉजिंग अ डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है, ठीक है ना, जो बच्ची है उसका जन्म सही से नहीं हो पाता, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से देखने को मिलता है 1000 में से 927 गर्ल्स चाइल्ड देखने को मिले और 2011 में उनकी जो संख्या और ज्यादा कम हो गई है, 919 रह गई है। एंड सजेस्टिंग अ सोशल बायर ऑफ द हेल्थ केयर अगेंस्ट द वीमेन। इसकी वजह से जो वीमेंस को जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही इन सेंसस के हिसाब से। इन सेंसस के हिसाब से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज बीइंग चैलेंज इन इंडिया, ठीक है। क्या है कि केयरिंग कैपेसिटी क्या है इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन चैलेंज इन इंडिया, मतलब जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से टैकल कर सकते हैं, वो किस तरीके से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दो है हमारे पास। पहला है हमारे देयर इज एन अनचेक्ड फ्लो ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जनरली क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लग रही है जिसकी वजह से जो वेस्ट निकल रहा है उसको डंप कहाँ करें, उसकी प्रॉपर सुविधाएं हमारे पास नहीं है। तो उनको रिवर वगैरह में डंप कर देते हैं, वो पूरा का पूरा जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर जो एक्वाटिक और मैरिन लाइफ है वो खराब हो रही है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट निकल के आता है देयर इज अ मैसिव अनऑथराइज्ड कंट्रीब्यूशन लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन दैट इम्प्रेजेस द इक्वालिटी ऑफ एयर। अब क्या है, क्वालिटी ऑफ एयर बहुत ज्यादा क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। क्योंकि आप लोग देखेंगे बहुत सी ऐसी चिमनी है जिनसे क्या निकलता है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपकी जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट निकल के आता है एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। अब देखो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी आपस में लिंकेज है इनका, ठीक है। अब आप बेरोजगार हो तो आपके पास पैसा नहीं होगा, अब पैसा नहीं होगा तो आप गरीब हो, तो ये दोनों आपस में लिंकेज देखने को मिलता है। ट्रू, बिकॉज अनएम्प्लॉयड पीपल डू नॉट अर्न वेजेस। आप पैसा नहीं कमा पाओगे, सैलरी नहीं कमा पाओगे तो डेफिनेटली आप गरीबी के शिकार होते चले जाओगे। 12th क्वेश्चन निकल के आता है डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चरल। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में लगे हुए लोग, ठीक है, अलग अलग सेक्टर है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, इन तीनों में लगे होते हैं लोग, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी 3 स्तंभों में लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट निकल के आता है व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। काफी इंपॉर्टेंट है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। जॉबलेस का मतलब समझो, मतलब जॉब्स जनरेट नहीं हो रही बट आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब एक तरीके से बोल सकते ग्रोथ हो रही है 8% की, 7% की, 9% की, फिर 6% की, मतलब ग्रोथ होती जा रही है जीडीपी में, पर जॉब्स जनरेट नहीं हो रही है। जो आपकी युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार है, तो उसको बोलते हैं आप जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, पर लोगों के पास क्या नहीं है, रोजगार नहीं, उसको आप बोलते हो जॉबलेस ग्रोथ। सो जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट
ठीक है। इन द इकोनॉमी ट्रेन टू राइज, मतलब जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग बन रही है दिन पर दिन, बट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विदाउट एनी मीनिंगफुल राइज, यानी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विदाउट मीनिंगफुल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप कर रहे हो बट एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको, आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो। मान लो आपको साल में 10 लाख नई नौकरियों की जरूरत है, आप जनरेट करते हो 1 लाख या फिर 50 या फिर 80,000, बाकी जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसको आप बोलोगे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो हो रही है बट लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो द एम्प्लॉयमेंट स्टेट एज अ सीरियस प्रॉब्लम इवन विद देयर इज अ राइज इन जीडीपी। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रोथ करने की आवश्यकता नहीं है, ग्रोथ करनी है आपको, जॉब्स को ज्यादा जनरेट करना है। कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपको अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, और अपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उनको चेंज करना होगा। अब आता है 14 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, 14 क्वेश्चन है हमारा कि कमर्शियल करना है आप एक तरीके से। पहले हम क्या करते थे, एग्रीकल्चर को सिर्फ अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब हम क्या सोच रहे हैं, मार्केट की इकोनॉमी के हिसाब से सोच रहे हैं, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, मार्केट में किसकी डिमांड है, किससे हमें ज्यादा पैसे अर्न होंगे, वही होता है कमर्शियलाइजेशन, यानी कि एग्रीकल्चर को उगाना पैसे कमाने के लिए, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम द कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेट फॉर मार्केट, ठीक है। आपको मार्केट के लिए करना है, आप किसके लिए करोगे, आप मार्केट के लिए, पैसा कमाने के लिए। 15 क्वेश्चन आता है, डिफाइन द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे। देखो आपके पास एक्सपोर्ट्स होंगे ज्यादा तो आप सरप्लस में ट्रेड कर पाओगे, और जब भी सरप्लस में ट्रेड करोगे तो जो आपकी जो मुद्रा है, ठीक है, जैसे इंडिया में रुपी है वो स्टेबल रहेगी, डॉलर के मुकाबले वो स्टेबल रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी, इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काफी क्या करते हैं, एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ एक्सप्लोरिंग फॉरेन डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। अब क्या है, खुद से अपनी जो डिमांड है और सप्लाई है उसको एक तरीके से मेंटेन रखना, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बनाना ताकि जो आपके एक्सपोर्ट हैं और इंपोर्ट हैं वो एक तरीके से बैलेंस रहें, गुड्स एंड सर्विसेज को मेंटेन रखना, ये था हमारा इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो रुपी है बहुत ज्यादा डिवैल्यू भी कर चुका है, डॉलर के मुकाबले 80 पहुंच चुका है, मतलब काफी डिवैल्यू हो चुका है, 70 था फिर 75 पे आया, फिर 77 78 80 पे आ चुका है, तो मतलब रुपी दिन पर दिन क्या हो रहा है, डिवैल्यू होता जा रहा है। तो डिवैल्यू क्यों होती है करेंसी, करेंसी डिवैल्यू होने के कारण ये है कि जब भी पेट्रोल और डीजल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो करेंसी क्या होती है, आपकी डिवैल्यू करने लग जाती है, ठीक है। अब क्या डिवैल्यूएशन और रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी in the relation to the foreign currency as planned a government in the situation when exchange rate is not demand for the forces of applied demand but it's fixed by the government। मतलब तात्पर्य है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी है और आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके बीच में गैप जब बढ़ता चला जाएगा तो आप समझ सकते हो क्या है, आपका जो मुद्रा है वो डाउनफॉल कर रही है, ठीक है। 17 क्वेश्चन आता है, हाउ इज आरबीआई कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट फोकस करती है इन्फ्लेशन को कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो किस तरीके से महंगाई को कम किया जा सकता है, तो आरबीआई, पता होगा आरबीआई और गवर्नमेंट एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आरबीआई को जो ऑर्डर्स देगी वो फॉलो करेगी, और आरबीआई बैंक को जो ऑर्डर देंगी वो आरबीआई फॉलो करेगी, ठीक है। तो किस तरीके से इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रोका जा सकता है, गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव है, ये मोटिव है कि महंगाई नहीं होने देनी है, ठीक है। फिर अब आरबीआई किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन बैंकों पे शिकंजा कसती है, वो है आपका, सो आरबीआई कंट्रोल द कमर्शियल बैंक वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक एन ऑडिटरी लिक्विड रेशियो यानी एसएलआर। अब इसके जरिए क्या होता है, एसएलआर के जरिए कि जो मान लीजिए 100% है कोई चीज, ठीक है, 100% बैंक के पास पैसे है, उसमें से 3% किसको देने पड़ेंगे, ये 3% आरबीआई ले लेती है, ठीक है। और दूसरा आता है कैश रिजर्व, सीआरआर बोलते हैं उसको, ये होता है 18.5, ये भी कौन ले लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले लेता है। अब उसके बाद आता है बैंक रेट, रेपो रेट। अब रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट होता है कि जो बैंक होती है वो आरबीआई से क्या लेती है, पैसा उधार लेती है कि हमें 15 दिन के लिए 16 दिन के लिए पैसे चाहिए उधार आपसे, तो आरबीआई देती है इंटरेस्ट के साथ, उसको आप रेपो रेट बोलते हो। रिवर्स क्या होता है, जब आरबीआई इन बैंकों से उधार लेती है तब उसको आप रिवर्स बोलते हो। तो और रेपो रेट भी आप समझ गए, फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट एंड डिसाइडिंग द नेचर ऑफ लैंडिंग टू द वेरियस सेक्टर, और किसके सेक्टर में कितनी लैंडिंग करनी है, कितना आपको अलॉटमेंट करना है, किस तरीके से आप पैसा देंगे, कितना इंटरेस्ट रेट सेट करेंगे, ये सब बैंक करती है। बट आरबीआई का भी काफी रोल इसमें इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। बट आपको इतना याद रखना है, आरबीआई कंट्रोल करती है इन बैंक्स को महंगाई को
कम करने के लिए, तो उन 2 पिलर्स के ज़रिए करती है। पहला पिलर आता है आपका एसएलआर, दूसरा आता है आपका सीआरआर और रेपो रेट्स। ये 3-4 चीज़ों से क्या करती है, आरबीआई मदद करती है लोगों की, ताकि महंगाई ज़्यादा ना हो जाए। जब भी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तरलता जब ज़्यादा आ जाती है समाज में, तो महंगाई ज़्यादा होती है। जब भी आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, और जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसी चीज़ को हमें समझना था। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसका भला करना, क्या कहलाता है आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन प्लस फ्यूचर पॉपुलेशन दोनों का ध्यान रखते हुए कोई काम करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मान लीजिए पेट्रोल और डीजल को कम खर्च करना, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके, तो क्या है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन उसका भला सोचते हो आप, आने वाली जनरेशन का नहीं। अब आता है 19th क्वेश्चन, हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्शन। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज लाइक रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, यानी कि आपके रेलवेज हैं, हाईवेज, इन सबको क्या करता है, बढ़िया कर देता है। इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सम ऑफ दीज फैसिलिटी हैव एन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब काफी प्रोडक्शन आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर डायरेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग द सोशल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब क्या, सोशल सेक्टर काफी आपका स्ट्रांग हो जाता है। अक्रॉस ऑल सेक्टर एंड इकोनॉमिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, हाई प्रोडक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली विद द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बाहर की जो कंट्रीज आएंगी वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी, तो इससे आपका क्या होगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, ठीक है। R&D ज़्यादा होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो बाहर की जो मुद्रा को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़िया करना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें पता लगता है प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो गया था, ठीक है, और जो इन फार्मर्स है उनकी थोड़ी वेल्थ भी बढ़ी थी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम उनकी इंप्रूव हुई थी। तो कुछ कुछ सेक्टर्स हमें पता है, बट इसकी लिमिटेशंस क्या थी। देखो, लिमिटेड क्रॉप जैसे कि वीट है, राइस है, इन पे इनका मेन फोकस था, उसके अलावा कोई और फसल पे इनका फोकस नहीं था। और क्या, अनइवन स्प्रेड। अनइवन का स्प्रेड का मतलब है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ईस्ट उत्तर प्रदेश, इनके अलावा किसी भी स्टेट में इनका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। फिर क्या, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, यानी कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन्हीं किसानों को ही फायदा मिला, तो लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी। बाकी देश के इतने किसान बच गए थे उनको इसका फायदा कम पहुंचा, या फिर लिमिटेड, ऑल लिमिटेड होता चला गया। फिर क्या, इकोनॉमिक डिवाइड लिमिटेड स्टेट, यानी कि इकोनॉमिक डिवाइड देखने को मिलता है, लिमिटेड स्टेट थी जिसका फायदा इसको पहुंचा था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे हैं इंडियन इकोनॉमी से। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से एक और बार देखना, तो वीडियो को देखो, कोई नहीं समझ आया तो जरूर समझ आएगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा से आपकी इसमें वीडियो डाल दूंगा। धन्यवाद।